नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 का तीसरा अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज उसी के ऊपर हम तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे कि प्लास्टिक क्या होते हैं। पिछले 2 वीडियो के अंदर हमने देखा था कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, कैसे उनका निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्लास्टिक क्या होते हैं। तो प्लास्टिक के बारे में सामान्य जानकारी आपको प्राप्त होगी। जो आप अपने घरों पर जो सामान यूज़ लेते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उसमें से कई वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती हैं। उनके अंदर आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कुछ कोई वस्तु होती है जो बिल्कुल नरम होती है या कोमल होती है। कुछ वस्तु होंगी जो बहुत कठोर होगी। उनके ऊपर जैसे ताप का और ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कुछ वस्तु होगी जो बिल्कुल नरम होती है। आप सामान्य तो उदाहरण द्वारा आप जैसे देख सकते हैं कि जब एक बाल्टी के अंदर हम जैसे ठंडा पानी लेते हैं तो उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जैसी होती है वैसी ही रहती है। और जब उसी बाल्टी के अंदर हम गर्म पानी डालेंगे तो वो नरम हो जाती है, उसकी आकृति में थोड़ी विकृति पैदा हो जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है, मतलब किस कारण ये प्लास्टिक के अंदर ये अलग अलग के गुण पाए जाते हैं। तो प्लास्टिक के कितने प्रकार होंगे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्लास्टिक क्या होता है, ये कौन से रासायनिक पदार्थों द्वारा बनता है। तो जैसे हमने देखा था कि संश्लेषित रेशों का निर्माण कैसे होता है, ऐसे ही हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है। हमने देखा था संश्लेषित रेशों का निर्माण कैसे होगा। संश्लेषित रेशे एक बहुलक है। बहुलक के बारे में आपको जानकारी होगी। बहुलक के बारे में हमने पढ़ा था कि जब सरल अणु मिलकर जटिल अणु का निर्माण कर देते हैं। ये एकलक हो गया, ये बहुलक हो गया। उसी प्रकार प्लास्टिक भी एक संश्लेषित है, मतलब प्लास्टिक भी एक बहुलक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लास्टिक भी एक बहुलक है, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब भी यही है कि प्लास्टिक का निर्माण होता है वो भी कई सारे अणुओं से मिलकर होता है। तो किन सारे अणुओं से मिलकर होगा, कौन कौन से रासायनिक पदार्थ इनके अंदर होंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि प्लास्टिक एक बहुलक होता है। तो ये बहुलक कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर एक अणु होगा जो, जैसे ये मान लिया कार्बन के अणु है, तो ये बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनेगा। जैसे ये एक अणु हो गया तो ये एक तरह की लंबी चेन बना ली और इसके अंदर ये अणु हो गए, ये इसकी संरचना हो गई। क्योंकि ये इतने सारे से मिलकर ये प्लास्टिक बनता है। तो ये कौन कौन सी इसकी संरचना होगी हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्लास्टिक की परिभाषा क्या होती है। तो प्लास्टिक यही परिभाषा होती है कि जब कोई पदार्थ विशिष्ट आकृति में ढलने के पश्चात उसी स्थिति में रहने की क्षमता रखता है, तो वो प्लास्टिक कहलाता है। तो हम अधिकतर देखते भी हैं कि जब प्लास्टिक की जो कोई वस्तु बनाई जाती है उनको जब एक अवस्था के अंदर डाल दिया जाता है तो वो अवस्था उसकी फिक्स हो जाती है। तो यही एक प्लास्टिक की परिभाषा है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो प्लास्टिक के अंदर क्या होता है, कुछ प्लास्टिक होंगे जिनकी संरचना के अंदर जो बंद होंगे वो ऐसे रेखीय रूप से पाई जाएंगे। जैसे कोई प्लास्टिक होगा उसके अंदर जो दो अणु होंगे, जैसे मान लो ये अणु है, ये एक अणु बहुत सारे परमाणु से मिलकर बनेगा। तो ये एक अणु होगा, तो ये आपस में
ऐसे रेख के रूप से पाए जाएंगे या एक चेन के रूप में पाए जाएंगे। कुछ प्लास्टिक होंगे जो ऐसे शाख के रूप में पाए जाएंगे, या ये एक आयाम की तरह हो गया, ये जैसे ये आपस में ऐसे होंगे, ये द्विआयाम या इनको क्रॉस बंध भी कह सकते हैं। मतलब कुछ प्लास्टिक इस तरह होंगे, कुछ प्लास्टिक इस तरह होंगे। अब ये कौन कौन से होंगे तो हम ये देखते हैं। तो प्लास्टिक के बारे में आपको पता चल गया होगा कि प्लास्टिक क्या होता है। जो आपके जो वस्तु आप यूज़ होते हो वो सब प्लास्टिक के अंदर ही आती है। अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक के प्रकार कौन से हैं। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक। दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको ताप शून्य भी कहते हैं, ताप शून्य या ताप सुगट्टी, और इसको ताप त्रिट। तो सबसे पहले ये इसकी परिभाषा हो गई कि थर्मोप्लास्टिक क्या होंगे, वो प्लास्टिक जिनके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ेगा या फिर ताप को प्रभावित। देखेंगे इसका क्या मतलब होता है, पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। और ताप दृढ़ मतलब ताप प्रभावित नहीं, इनका क्या मतलब होता है। इस प्लास्टिक के अंदर जो भी वस्तु होगी उनके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ेगा। जब इन वस्तुओं के अंदर ताप की वृद्धि की जाएगी, ताप की वृद्धि मतलब उसको जब हम गर्म करेंगे तो वो वस्तु नरम होगी या पिघल भी जाती है। और जब इनके अंदर ताप की कमी की जाएगी तो ये कठोर हो जाएगी। तो पहली परिभाषा ये हो गई कि वो प्लास्टिक जिनके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी आती है, इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, इसको बोलते हैं पीवीसी को पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये दो प्लास्टिक इसके अंदर आएंगे। ये दो प्लास्टिक के नाम है। इनसे कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं आप उनके वस्तुओं पर आप एग्जाम्पल के द्वारा देख भी सकते हैं। इनके अंदर जैसे जो खिलौने बनती है, जो कंघियाँ होती हैं, जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, बाल्टी होती है, उनके अंदर आप देखोगे जैसे ताप को बढ़ाएंगे तो वस्तु गर्म हो जाएगी, और जैसे ही जैसे ताप कम होगा तो वापस वो कठोर हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है, इनके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मतलब ये ऊष्मा और विद्युत की कुछ अलग होगी। कुछ अलग मतलब इसके अंदर विद्युत का भी प्रभाव नहीं होगा और ऊष्मा का भी प्रभाव नहीं होगा। और तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इसके उदाहरण हो गए बेकेलाइट, मेलामाइन। ये प्लास्टिक है, ये दोनों भी प्लास्टिक है। ये इसके गुण हो गए, ये इसके गुण हो गए। अब इसके अंदर कौन कौन सी वस्तु आती है आप उनके अंदर भी देखना। जो आपके घरों में पहले बिजली के स्विच आते थे वो बेकेलाइट के होते थे। उनके ऊपर भी जैसे विद्युत का या ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और जो कुकर होता है, जो उसका हत्था भी होता है, वो तो वो मतलब कठोर प्लास्टिक का होता है। उसके अंदर वो कितना भी गर्म हो जाए तो वो पिघलता नहीं है, वो अपनी स्थिति में बना रहता है। तो कौन से जो भी रसोई के अंदर काम आता है उसके हत्थे, स्विच,
और ये भी एक तरह का मेलामाइन है। जो पहले स्विच आते थे वो बेकेलाइट के बने होते थे, और जो अब स्विच आ रहे हैं, अभी जो वर्तमान में ज़्यादातर बिजली के जो उपकरण के रूप में जो स्विच काम में लिए जाते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं। और मेलामाइन के अंदर एक पदार्थ और, एक वस्तु और भी बनती है। ये क्या होता है, ये आग प्रतिरोधी होते हैं। आग प्रतिरोधी मतलब जो भी मेलामाइन की वस्तु बनी होगी उनके ऊपर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो एक अग्निशामक में जो काम करते हैं उनकी पोशाक मेलामाइन के द्वारा ही बनाई जाती है। तो इसके अंदर कौन कौन से उदाहरण हो गए, बेकेलाइट हो गई, मेलामाइन हो गया। एक प्लास्टिक इसके अंदर और होता है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन कौन सा होता है, ये भी एक तरह का प्लास्टिक होता है। इस पर जल व तेल चिपकता नहीं है। मतलब जो आप सामान्यतः आप अपने जैसे रसोई में देखोगे, कुछ ऐसे बर्तन आते हैं जो अंदर से ब्लैक या पतली परत द्वारा उनके ऊपर पतली परत मतलब चढ़ाई जाती है, तो वो टेफ्लॉन की बनी होती है। जो काली जो परत होती है वो टेफ्लॉन की होती है। उस पर क्या जैसे जल और जो मतलब तेल होते हैं वो उसके अंदर चिपकते नहीं है। तो ये तो हो गया कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक के अंदर एक गुण ये भी है, इनको पूर्ण चक्रण मतलब इनको पिघाल कर हम दूसरी और भी प्लास्टिक की वस्तु बना सकते हैं, और इनके अंदर हम इनका पूर्ण चक्रण नहीं कर सकते हैं। जो एक बार जो वस्तु बना दी वो उसी स्थिति में बनी रहती है। तो ये हो गई। अब हम देखते हैं एक चीज़, इनके ऊपर ताप का प्रभाव क्यों पड़ता है और इनके ऊपर ताप का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। तो आपको पता है थर्मोप्लास्टिक ताप इनको प्रभावित करते हैं। इनको क्यों प्रभावित करेंगे, क्योंकि जो थर्मोप्लास्टिक है वो एक चेन के रूप में पाए, जो इनके परमाणु होंगे वो एक चेन के रूप में पाए जाएंगे। और जो इनके अंदर जो बंध होता है, इस बंध का नाम है अंतरावणिक बंध। ये जो बंध पाया जाता है ये अंतरावणिक बंध होता है। जब इनको गर्म किया जाता है तो ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, और जब कमज़ोर होगा तो ये अपने आप पिघलने लग जाएंगे। जब आपको जैसे ये उदाहरण के तौर पर आपको पूछ ले कि थर्मोप्लास्टिक को ताप प्रभावित क्यों करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि इनके अंदर जो कार्बनीय अणु पाए जाते हैं वो एक लंबे चेन के रूप में पाए जाते हैं, और जो इनके बीच अंतरावणिक जो बल होता है जो मतलब ताप बढ़ने पर कमज़ोर हो जाता है। इसके अंदर ये लिखना है। और इसके अंदर जो थर्मोसेटिंग है इनके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर जो बंध पाए जाएंगे वो अंतरावणिक तो होंगे पर वो तो इसके अंदर आपको पूछ ले कि थर्मोसेटिंग ताप से मतलब प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो इनके अंदर अणु पाए जाएंगे, कार्बन अणु या जो भी अणु, वो द्विआयाम रूप से होंगे। द्विआयाम या त्रिआयाम भी हो सकता है ऐसे। तो इनको जैसे ताप बढ़ाने पर इन पर ज़्यादा असर नहीं होता है, इसलिए इनको जो इनकी आकृति होती है उसी में रहता है, उसी में ये रहते हैं, उसको दूसरी आकृति में नहीं डाला जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिक क्या होता है। तो सबसे पहले यही होता है कि प्लास्टिक क्या होते हैं। तो ये उस श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं जिसमें एक अणु 1000 परमाणुओं से मिलकर बना होता है या लंबे चेन के रूप में होता है। ये लंबे चेन के रूप में भी हो सकता है इस तरह, या फिर ये शाखित रूप से, या फिर द्विआयाम के रूप में भी हो सकते हैं। तो ये जैसे दोनों रूप में होते हैं, जो इस रूप में होंगे उनको थर्मोप्लास्टिक कहेंगे, जो आसानी से मतलब पिघल जाएंगे।
वो इस रूप में होंगे जिसको थर्मोसेटिंग कहते हैं। तो इतना आप याद रखना। अब हम दूसरा देखते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं जो ये स्विच होते हैं जो वर्तमान में भी यही प्रचलित हैं, ये मेलेमाइन के द्वारा बने होते हैं। जो आपको जैसे पुराने स्विच आपने देखे होंगे जो ब्लैक स्विच आते हैं, तो उसके अंदर एक ही वो होता था, वो स्विच का जो ऊपर होता था तो ऑन हो जाता, नीचे होता ऑफ, तो वो बैकलाइट के द्वारा बनते थे। अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक के विशिष्ट गुणधर्म क्या होते हैं। प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा के कुछ अलग होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो जैसे प्लास्टिक की जो भी वस्तु होती है उसके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत का प्रवाह मतलब उसके अंदर करंट नहीं आएगा। जैसे मतलब जो भी तार है उसके अंदर करंट आता है, तो आप उसके ऊपर प्लास्टिक की चीज़ लगा कर देख सकते हैं, आपको मतलब करंट महसूस नहीं होगा। यदि उसके स्थान पर आप जैसे लोहे का कोई जैसे इसके लेकर देखेंगे तो आपको जैसे करंट का प्रभाव पड़ेगा। ऊष्मा का कुछ अलग होता है, मतलब उसमें ऊष्मा का भी प्रभाव नहीं रहता है। अक्रियाशील होते हैं। प्लास्टिक किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। आप देखेंगे कि प्लास्टिक के ऊपर नहीं तो जंग लगता है, नहीं तो उसके कलर में परिवर्तन होता है, नहीं फिर मतलब उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, मतलब जल के साथ भी नहीं करता, वायु के साथ भी नहीं करेगा, और अम्ल जो भी लवण होगी उनके साथ भी किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता है। और अत्यधिक ताप को सहने की क्षमता रखने वाला तो हल्का होता है। ये धातु की तुलना में अधिक सस्ता भी होता है। तो आप भी जब आप बाज़ारों में भी देख सकते हो कि जो वस्तु धातु की, लोहे की या पीतल की होगी वो काफ़ी महंगी होती है, और प्लास्टिक उनकी तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। मतलब प्लास्टिक का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक का उपयोग दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब हम देखेंगे कि प्लास्टिक के अनुप्रयोग क्या है। ये अनुप्रयोग के अंदर जो भी प्लास्टिक को किस किस रूप में उपयोग करते हैं वो दिया गया है, उसका आप अध्ययन कर लेना। एक परिभाषा ये कि जैव अनिम्नीकरण पदार्थ क्या होता है। तो इसके अंदर दो पदार्थ होते हैं, एक तो होता है जैव निम्नीकरण और दूसरे होंगे जैव अनिम्नीकरण। तो ये क्या होता है, ये इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन कौन से हैं। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते, तो वो तो होंगे जैव अनियमीकरण। तो आप ये देखना कि जैव निम्नीकरण क्या होते हैं और जैव अनियमीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले इनके उदाहरण देखते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर फल, सब्जियां, कागज़ और कपड़े और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं। तब आप इन पदार्थ को देखना, जब इनको जैसे जब इनका यूज़ नहीं होता है तो इनको जब हम बाहर डाल देते हैं तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, या छोटे छोटे अणुओं में टूटकर वापस जैसे जमीन के अंदर वो जो भी है उनके अंदर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर मतलब घुल जाते हैं। जैव अनियमिकरण पदार्थ क्या होंगे, जैसे प्लास्टिक है। प्लास्टिक के अंदर कौन से, जैसे पॉलीथीन है, ये छोटे छोटे अणुओं में नहीं टूटती है, तो ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होती है। मतलब आप प्लास्टिक को जलाकर देखोगे तो बहुत जैसे प्रदूषण होगा, जब आप इसको ज़मीन के अंदर डाल कर देखोगे तो मतलब कई सालों तक ये नहीं तो अपघटित होती है, नहीं पिघलती है, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। इसका मतलब ये प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा छोटे छोटे अणुओं में नहीं टूटते हैं, तो इसके कारण इसका प्रदूषण ज़्यादा होता है। और इसी कारण कुछ प्लास्टिक होते हैं उनको सरकार के द्वारा बैन भी कर दिया गया। तो जैव निम्नीकरण क्या होते हैं और जैव अनिम्नीकरण क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देखते हैं। जैव निम्नीकरण वो होंगे जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित होकर सरल सरल अणुओं में टूट जाते हैं, या छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे कोई फल पड़ा होगा या कागज़ पड़ा होगा, तो धीरे धीरे आप देखोगे तो वो समाप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त
कैसे हो जाता है, वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। और जो ये प्लास्टिक होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में नहीं टूटते हैं, वो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तो यही होता है जैव अनिम्नीकरण और जैव निम्नीकरण। तो इसके साथ ही प्लास्टिक के बारे में जानकारी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं दूसरा क्या है। प्लास्टिक जो कि पर्यावरण प्रदूषित करता है उसका पूर्ण चक्रण होना आवश्यक है। पूर्ण चक्रण का मतलब जितना ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है उतना ही ज़्यादा वो इसको प्रदूषित कर रहा है। तो हमारा जो वातावरण होगा उसको बहुत प्रदूषित कर रहा है। इसलिए ये कहा भी गया है कि प्लास्टिक एक वरदान है। वरदान के साथ साथ ये एक तरह का अभिशाप भी है। इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसका जैसे बार बार पूर्ण चक्रण हो जाएगा तो नया प्लास्टिक का निर्माण कम होगा। जो जितना ही है उतना उससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होगा। हम प्रदूषण के अंदर मतलब थोड़ी कमी कर सकते हैं। और वो कमी किस तरह से करेंगे उसके अंदर देखेंगे। एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते हम 4R सिद्धांत का अनुसरण करके पर्यावरण को प्रदूषण होने से रोक सकते हैं। ये 4R सिद्धांत निम्नलिखित है। उपयोग कम करिए, मतलब जितना प्लास्टिक का उपयोग होता है उतना ही हमें उपयोग करना चाहिए, बिना वजह या उससे ज़्यादा हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। उसका पूर्ण उपयोग करिए। जैसे जो प्लास्टिक है उसका उपयोग कर लिया, वो कोई वस्तु ख़राब हो गई तो वापस उसको पिघाल कर उसके स्थान पर हम दूसरी वस्तु बनाकर उसका रीयूज़ कर सकते हैं, वापस उनको उपयोग कर सकते हैं, उसको पुनः चक्रित कर सकते हैं, वापस उसका यूज भी कर सकते हैं और उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जो पुराने प्लास्टिक होते हैं उनको वापस रिसाइकिल करके दूसरी आकृति या दूसरी वस्तु के रूप में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको पूछ ले कि प्लास्टिक का 4R सिद्धांत का अनुसरण के अंदर कौन कौन सी बातें हैं, तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिकवर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो भी प्रश्न उत्तर है वो सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।